नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख बाय इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कि जैसे कि दोस्तों कि पिछले लेक्चर में हम एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। आज उन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें की थी और हम आके रुके थे। ठीक है, एंजाइम काइनेटिक्स के कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, रिवर्सिबल इनिबिशन में हमने तीन टाइप को देखा था, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में। ठीक है, तो आज ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन तो हो गया अपना। ठीक है, आज बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, दो फैक्टर हम देखेंगे जो एंजाइम के एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। दैट इज अबाउट द टेम्परेचर एंड पीएच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद होगा ठीक है कि एंजाइम कैटालिसिस के मैकेनिज्म होंगे वहाँ पे, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर और शुरू करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइमेटिक इनिबिशन। उसके पहले अगर हम बात करते हैं तीनों टाइप के इनिबिशन के बारे में। ठीक है, रिवर्सिबल इनिबिशन के तीन टाइप हमने देखे थे। पहला टाइप देखा था हमने कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, और दूसरा टाइप है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, और जो तीसरा टाइप है हमारे पास दैट इज अबाउट द अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तीसरा अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ठीक है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात को ठीक है यहाँ पे हम अभी डिस्कस करने वाले, आपको याद रखना है तीनों ठीक है इनिबिशन में इसका इफेक्ट Km एंड Vmax के ऊपर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। Vmax एंड Km के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ठीक है Km क्या होगा, इंक्रीज होगा। Km क्या होता है, इंक्रीज होता है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। ये बात भूलना नहीं है आप लोग। दूसरी बात, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax क्या होता है, नो चेंज, वहां पे कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, Vmax में कोई भी चेंज नहीं आता है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km इंक्रीज होता है तो एफिनिटी डिक्रीज होती है, और Vmax में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा, Km डिक्रीज होगा, सॉरी, नो चेंज होगा। Km में कोई बदलाव नहीं आएगा, नो चेंज। Km विल रिमेन कांस्टेंट, Km चेंज नहीं होगा। और उसके ठीक है, यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax क्या होगा, डिक्रीज होता है। Vmax क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। Km क्या होता है, डिक्रीज। Km अगर डिक्रीज होता है तो एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। एफिनिटी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ता है। एफिनिटी इंक्रीज होगा। एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। दोनों चीजें एक ही जगह पे सिर्फ डिक्रीज होती है, और जो ठीक है वो इनिबिशन है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में दोनों चीजें भी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे जिसमें दोनों चीजें भी क्या हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, तो दैट विल बी द अनकॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनिबिशन। देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर इसको याद रखना है तो हमारे पास एक हिंट भी है। तो हम ठीक है फॉर्मर साइंटिस्ट अब्दुल कलाम के बारे में याद करेंगे। सो केम का मतलब यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में हम याद रख सकते हैं। सो केम माने क्या होगा, अब्दुल कलाम। ठीक है, और इस ठीक है किस देश से बिलोंग करते थे अब्दुल कलाम, ठीक है, इंडिया से बिलोंग करते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, IND लिखेंगे। इंडिया से बिलोंग करते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, IND। इसका मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में केम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में केम क्या होगा, नो चेंज होगा। और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में केम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आ गया ना, तो साइंटिस्ट कलाम के नाम से हम इसको ठीक है याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है साइंटिस्ट को भी याद करना हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, और Vmax के बारे में अगर बात करते तो यहाँ पे भी हम एक हिंट दे देंगे। आप सबने ये नाम तो सुना होगा, डीडी नेशनल। कौन सा नाम, डीडी नेशनल। पर यहाँ पे ये डीडी नेशनल आपको ऐसे याद रखना है, उल्टा होके याद रखना है। और ये तो इनिबिशन भी आपको ठीक है
इसी ढंग से याद रखने होंगे कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनोवेशन। और डीडी नेशनल ऐसे आपको याद रखना है उल्टा। ये डी का मतलब क्या होगा, डिक्रीज। इस डी का मतलब कि क्या होगा, डिक्रीज। और एन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे नो चेंज आएगा। तो इसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो दोस्तों आपको ये बात है आसान हो जाएगी आपके लिए, और ज्यादा देर तक आपको याद भी रहेगी। और ठीक है, आपको तो पता है कि यार ये बात बोलने की जरूरत भी नहीं है कि एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या मास्टर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। बस इन्हीं चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब डिटेल में बात करते हैं हम अभी नॉन कॉम्पिटिटिव इनोवेशन के बारे में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनोवेशन, देखिए दोस्तों आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दैट विल बी अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनोवेशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनोवेशन के बारे में। ओके, नॉन कॉम्पिटिटिव इनोवेशन इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप। ये कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होता है। दैट मीन्स प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव एंड दूसरा कौन सा होगा, ठीक है, मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव। मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव, देखिए कि कॉम्पिटिटिव इनोवेशन में इनिवेटर एंड सबस्ट्रेट एक ही जगह पे बाइंड करने के लिए कॉम्पीट करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात होती है कि मान लो कि हमारे पास कोई एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, और ठीक है बाकी का अदर देन द कैटालिटिक साइट स्ट्रक्चर होगा एंजाइम का। यहाँ पे क्या होता है कि सबस्ट्रेट तो आके कहाँ पे बाइंड करेगा, आपने, ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग की साइट ऊपर आके बाइंड करेगा, मतलब यहाँ पे आके बाइंड करेगा। पर यहाँ पे इनिबिटर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ कॉम्पीट कभी कर रहा था नहीं, इसी हिसाब से हम उसे क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर अ सिंगल और कॉमन बाइंडिंग साइट। अगर कॉमन बाइंडिंग साइट के साथ अगर कॉम्पिटिशन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर एक दूसरे के केमिकल या स्ट्रक्चरल एनालॉग नहीं है। ठीक है, देयर विल बी नो एनालॉजी। हम ये भी बात याद रख सकते हैं, देयर विल बी नो एनालॉजी, देयर विल बी नो एनालॉजी। यहाँ पे कोई सिमिलरिटी होने के चांसेस भी नहीं है, किसके बीच में, सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर के बीच में। सबस्ट्रेट एंड, ठीक है, हम बात करेंगे कि इनिबिटर के बीच में, सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर नॉट ए सिमिलर स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कि ये कोई हमारे पास इनिबिटर है, और इनिबिटर अदर देन एक्टिव साइट कहीं पे भी जाके क्या होगा, बाइंड हो सकता है, अदर देन एक्टिव साइट पे जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो यहाँ पे, ठीक है, तो प्योर एंड मिक्स्ड इनिबिशन में क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का हिस्सा है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखिए प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि इनिबिटर जो होता है ना, ठीक है, अदर देन द एक्टिव साइट बाइंड होता है, बट ये बाइंड होने के बाद इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे एक्टिव साइट के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिए इनिबिटर जब, ठीक है, एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो बाइंड कहाँ पे करेगा, अदर देन एक्टिव साइट। ठीक है, अदर देन एक्टिव साइट, अदर देन एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड करेगा। पर यहाँ पे, ठीक, बाइंड होने के बाद उसका कोई भी इफेक्ट एक्टिव साइट या एंजाइम के कन्फर्मेशन के ऊपर होता नहीं है। नो इफेक्ट of inhibitor, no effect of inhibitor on the on conformation of enzyme, on the conformation of enzyme, एंजाइम के कन्फॉर्मेशन के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो इसे हम क्या कहेंगे, प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। उसके बाद हम बात करेंगे मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में। मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा, इनिबिटर इनिबिटर नियर टू द एक्टिव साइट कहीं पे तो बाइंड होना चाहिए, नियर टू एक्टिव साइट, नियर टू एक्टिव साइट ऑन एंजाइम, ऑन एंजाइम वहां पे बाइंड करेगा। उसके बाद वो एंजाइम के ऊपर इफेक्ट करा सकता है। ठीक है, इट अफेक्ट्स ऑन एंजाइम एक्टिविटी, इट अफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम के एक्टिविटी के ऊपर ये अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है। तो ये हो गए ना दो डिफरेंसेस, समझ में आ गए दोस्तों आपको। सो प्योर में क्या होगा, दोनों भी, ठीक है, दोनों भी इनिबिशन में इनिबिटर अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है, बट एक में क्या हो रहा है कि मिक्स में उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है,
एंड प्योर में उसका कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है हमें। तो ये होता है इन दोनों के बीच वाला डिफरेंस। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बात करते हैं। नाउ अब केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या होगा यहाँ पे, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में क्या फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन हो सकता है कि एंजाइम सेपरेट हो जाए और यहाँ पे बनेगा कौन, प्रोडक्ट बन रहा है। कौन दोस्तों, प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में होता क्या है कि इनिबिटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी बाइंड हो सकता है एंड इनिबिटर मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसके साथ भी बाइंड हो सकता है। ये तो डिफरेंस आएगा कॉम्पिटिटिव, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव में। आगे जाके आपको वो भी डिफरेंस बता देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंजाइम एंड इनिबिटर के बीच में भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है और यहाँ पे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में भी कॉम्प्लेक्स बन सकता है। मतलब यहाँ पे इनिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव में इनिबिटर सेपरेट या फ्री फॉर्म के एंजाइम को आके भी बाइंड करा सकता है बिफोर बाइंडिंग विद इट्स सबस्ट्रेट। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को बाइंड होने के पहले ही वो किसके साथ बाइंड हो सकता है, इनिबिटर के साथ बाइंड हो सकता है। तो ये आ गए यहाँ पे रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कभी कभी ये भी बात होती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बाइंड है, बट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वहां पे कौन आके बाइंड कर रहा है, इनिबिटर आके बाइंड कर रहा है। और ये तीनों चीजों अगर एक साथ आके बाइंड करते हैं तो वहां पे क्या होगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा ना दोस्तों। कौन बनेगा यहाँ पे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बात आपको समझ में आने। और यहाँ पे क्या हो सकता है, एंजाइम एंड इनिबिटर के बीच में बाइनरी कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। तो यहाँ पे दोनों भी पॉसिबिलिटी है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में दोनों भी पॉसिबिलिटी है। एंजाइम के साथ भी इनिबिटर आके बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी आके कौन बाइंड कर सकता है, वहां पे इनिबिटर, और क्या फॉर्म करेगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला था वेलोसिटी का, माइकलिस मेंटेन का अगर इक्वेशन देखते हैं एमएम इक्वेशन के हिसाब से, तो हमारे पास वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी मैक्स था, सही बात है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द के एम, नॉर्मल फॉर्मूला हम देखते हैं, प्लस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। बट ये बात अगर इनिबिशन के बारे में अगर बात करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू वी मैक्स, ऊपर वाली चीजों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, पर डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है, अल्फा के एम प्लस अल्फा डैश, ये इसमें डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस वाली बात समझ में आ रही है दोस्तों? ओके, अगर सही समझ में आ रहा है तो सही जा रहे हो आप लोग। तो ये डिफरेंस आएगा यहाँ पे, दो जगह पे आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, डिफरेंस। यहाँ पे हमने यूज किया है अल्फा के एम और यहाँ पे क्या यूज किया है, अल्फा डैश के एम। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है, अल्फा एंड अल्फा डैश के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली दोनों तो एक ही होते हैं, पर डिफरेंस क्या होता है कि कभी कभी इनिबिटर किसको जाके बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को जाके बाइंड करता है। किसको जाके बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जाके कौन बाइंड कर रहा है, इनिबिटर। और इस चीज को क्या कहेंगे, जब ठीक है एंजाइम अकेला था तब जाके अगर इनिबिटर उसके साथ बाइंड कर रहा है तो ये चीज मानेंगे अल्फा। और अल्फा डैश वाली बात क्या है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट, मतलब क्या है कि अल्फा रिप्रेजेंट द बाइनरी कॉम्प्लेक्स, बाइनरी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। किनके बीच वाला बाइनरी कॉम्प्लेक्स, एंजाइम एंड इनिबिटर के बीच वाला, एंजाइम एंड इनिबिटर के बीच वाला कॉम्प्लेक्स, एंजाइम एंड इनिबिटर के बीच वाला बाइनरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अल्फा डैश किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करा रहा है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करा रहा है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और टर्नरी कॉम्प्लेक्स किनके बीच बन रहा है, ठीक है, इसमें एंजाइम भी इन्वॉल्व है, इसमें सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है, और उसी के साथ इनिबिटर भी आ गया है। उसके साथ कौन आ गया यहाँ पे दोस्तों, इनिबिटर भी आ गया। अगर इन तीनों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो उसे क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि अल्फा एंड अल्फा डैश के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, नाउ अब रिएक्शन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना चाहिए,
जब एंजाइम एंड इनिबिटर के बीच में बाइंडिंग होती है और एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसका फॉर्मेशन का जो रेट होता है ना, तो किसे डिनोट कर दिया जाता है, रेट कांस्टेंट के आई से डिनोट कर दिया जाता है। और जब एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा, आई एम सॉरी, इनिबिटर किसके साथ बाइंड करेगा, एंजाइम एंड सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अगर बाइंड करता है तो इसके साथ बाइंड होने का जो रेट होता है ना, के डैश आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम के आई के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। सो के आई इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एंजाइम, मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिबिटर एंड फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, के आई को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या है कि के आई इज अ रेट कांस्टेंट, हमारे पास कितना फ्री एंजाइम है और कितना हमारे पास फ्री अमाउंट में इनिबिटर है, और ठीक है, उसको अगर डिवाइड करते हैं तो एंजाइम इनिबिटर के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के रेट्स हैं। तो इसका जो रेशो आएगा, तो रेशो क्या डिनोट कर रहा है, रेट कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। तो इसके बारे में क्या आना चाहिए दोस्तों, सो यहाँ पे के डैश आई आना चाहिए, कौन सा, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बाद इनिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये दो बातें यहाँ पे अलग अलग से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहे हैं दोस्तों दोनों बातों, ओके। जो बातें हम यहाँ पे बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको जितना अच्छा समझ में आए उतना हमें सेटिस्फिकेशन मिलेगा, अच्छा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर माइकलिस मेंटेन को छोड़ के हम अगर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के बारे में बात करते हैं, लाइन विवेनबर्ग प्लॉट के बारे में अगर बात करते हैं, मान लो कि डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के बारे में, ओके, तो वहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मतलब क्या है कि डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में, ठीक है, ये जो फॉर्मूला था हमारे पास v इज इक्वल टू वी मैक्स एस के एम प्लस, क्या था फॉर्मूला, के एम प्लस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ये तो चेंज हो गया था हमारा, ये हो गया था अल्फा केम, और ये क्या हो गया था, अल्फा डैश सबस्ट्रेट हो गया था। सही बात है ये। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं डबल रेसिप्रोकल में, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/वेलोसिटी, उसके बाद अल्फा केम ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन आएगा, वी मैक्स, उसके बाद यहाँ पे कौन होगा, 1/मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा लेने को भूलना नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा, अल्फा बाय वी मैक्स होना चाहिए, अल्फा बाय क्या होना चाहिए, वी मैक्स। एक मिनट दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, चार्जिंग तो हमने लगाया नहीं लैपटॉप का, यही देख रहा था मैं, एक मिनट, हाँ, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। देखो मैसेज भी आ गया था ना, सॉरी। देखिए हमने क्या कहा था यहाँ पे दोस्तों कि ये जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं अभी, ये फॉर्मूला किस चीज का बनाया, लाइन विवेनबर्ग के प्लॉट में डबल रेसिप्रोकल प्लॉट फॉर द नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का फॉर्मूला ये आएगा आपके लिए। अगर इसके हिसाब से हम ग्राफ बना लेते यहाँ पे, इसके हिसाब से अगर हम ग्राफ बना लेते दोस्तों, तो ग्राफ कैसे आएगा हमारा, तो ग्राफ में आएगी एक दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है। सही दिख रहा है, ओके। मान लो कि ये लाइन विदाउट इनिबिशन का है, ये लाइन विदाउट इनिबिशन का, और मान लो कि ये लाइन विथ इनिबिशन का लाइन है, विथ इनिबिशन का लाइन ये आ गया। जब डबल रेसिप्रोकल प्लॉट हम ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो डिसकंटिन्यूस लाइन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये होता है विथ इनिबिटर के साथ, विथ इनिबिटर के साथ आएगा। तो ये हुआ था हमारा y एक्सिस और ये हुआ हमारा x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पे क्या होता है हमारा, मोलर मतलब 1/वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन x एक्सिस के ऊपर। और यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए -1/km, यहाँ पे क्या होना चाहिए, -1/km। तो यहाँ पे ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आएंगे, तो ये होगा y इंटरसेप्ट बट विदाउट इनिबिटर, विदाउट इनिबिटर का लाइन होगा ये, विदाउट इनहिबिटर। देखिए इसके हिसाब से तो ये बात पता चलती है कि इन प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर एंड इन एब्सेंस ऑफ इनिबिटर, ठीक है, केम तो सेम आ रहा है,
मतलब यहाँ पे केएम में कोई चेंज नहीं आता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में केएम नो चेंज, केएम में नो चेंज आता है, यहाँ पे कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा आपको, सो दैट इज नोन एज नो चेंज। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा कहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी के अंदर। एक बात याद रखिए दोस्तों, वेलोसिटी कभी इंक्रीज होगा ही नहीं इनिबिशन में, होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है या नहीं, नो चेंज आएगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज होने का कहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ना, तो ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ग्राफ अपलाइन जा रहा है वेलोसिटी का, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज होने का यहाँ पे क्या हो सकता है, अल्फा वी मैक्स को, अल्फा वी मैक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं, और ये क्या होगा, 1/v max, 1/v max। अगर स्लोप के बारे में यहाँ पे देखा जाए तो स्लोप क्या आ रहा है हमारा, स्लोप आएगा km/vmax, km/vmax आता है दोस्तों। तो ये बातें आपको याद रखना है किसके बारे में, जब हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इन पॉइंट्स के बारे में तो ही पूछा जाता है ना, ये कौन से पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, 1/वेलोसिटी होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, 1/मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, -1/km आना चाहिए, और ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, एक होगा 1/vmax और दूसरा होगा, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन α/Vmax होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों किसके बारे में बात, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में दो चीजें आएंगी, एक आएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में दो चीजें, उनमें से एक होता है प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड दूसरा होगा मिक्स नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। प्योर एंड मिक्स में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा था, एक बात हमने बताया था आपको, प्योर एंड मिक्स में जो डिफरेंस आ रहा था ना, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था, मतलब क्या है कि एंजाइम के ऊपर जब इनिबिटर बाइंड होता है अदर देन द एक्टिव साइट और नियर टू द एक्टिव साइट, एक में होता है कि कोई उसका कोई इफेक्ट एंजाइम के कन्फर्मेशन के ऊपर होता नहीं है, और दूसरा क्या कर रहा था, वहां पे इफेक्ट अराइज कर रहा था। ये दो बातें दोनों के मतलब डिफरेंस में हमने कह दी थी आपका। उसके बाद हमने एक जनरलाइज रिएक्शन भी देखा था। जनरलाइज रिएक्शन में एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बना रहा था, ठीक है। उसके बाद एंजाइम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने के आई के बारे में बात किया था, और यहाँ पे के डैश आई के बारे में भी बात किया था। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे दे दी थी, वेलोसिटी का फॉर्मूला, उसमें कैसे चेंज आता है उसके बारे में भी बात किया था, ठीक है। और फाइनली लाइन वेनबर्ग का जो ठीक है स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो आता है ना, उसके बारे में बात किया। दोस्तों एग्जाम में आपको इस ठीक है पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए, यहाँ पे ठीक है असली क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ चलते अगले इनिबिशन के बारे में बात करते हैं। वो अगला जो इनिबिशन है हमारा, दैट इज अबाउट द अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, दैट इज अबाउट द अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और एक बात दोस्तों, नॉन कॉम्पिटिटिव प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में जो पिछला टॉपिक था हमारा, वहां पे आप जितना भी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, इफेक्ट रिवर्स होता नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, तो मान लो कि हमारे पास कोई एक एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट जो आके बाइंड करता है तो कहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करेगा, और जो इनिबिटर होता है हमारा अदर देन द एक्टिव साइट आके बाइंड करेगा, अदर देन द एक्टिव साइट के ऊपर आकर बाइंड करता है, अदर देन एक्टिव साइट। तो इसके पहले के इनिबिशन में भी वही बात है, अदर देन द एक्टिव साइट बाइंड कर रहा था एंजाइम के ऊपर कौन, इनिबिटर वाला मॉलिक्यूल। तो अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में डिफरेंस क्या होगा, अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में ये डिफरेंस आता है, ठीक है, कि अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर का जो बाइंडिंग होता है ना, आफ्टर बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट होता है, और वहां पे नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, दोनों भी बातें हो सकती है, बिफोर बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट एंड आफ्टर बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट, ये दोनों बातें वहां पे थी। तो यहाँ पे क्या होगा, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम, यही होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है,
टर्नरी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन दोस्तों होता नहीं है। यहाँ पे बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता नहीं, हमेशा कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है यहाँ पे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। कैसे, ये देखिए ऐसे, मान लो कि एंजाइम उसके बाद सबस्ट्रेट, दोनों के बीच में क्या फॉर्म हो सकता है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एंजाइम एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अलग एंजाइम अलग, ये बात भी वहां पे हो सकती है। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने इनिबिटर को ऐड कर दिया, इनिबिटर कब कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को ही जाके बाइंड करेगा, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को ही जाके बाइंड करेगा। यहाँ पे फ्री फॉर्म, ठीक है, जो एंजाइम हमारे पास फ्री फॉर्म में था ना, उसको जाके नहीं बाइंड करेगा, ये डिफरेंस आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बन क्या जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे बनेगा एंजाइम, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर के बीच में टर्नरी कॉम्प्लेक्स, जो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की। क्या बनेगा यहाँ पे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव के बीच में क्या डिफरेंस होता, मेन डिफरेंस। तो यहीं पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे आके ये बाइंड नहीं करेगा, जो कहाँ पे बाइंड कर रहा था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वो आके बाइंड कर रहा था। इन दोनों के बीच वाला ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा है क्या कि टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो अब अगर हम एंजाइम के वेलोसिटी के बारे में अगर बात करते हैं, नॉर्मल माइकलिस मेंटेन के हिसाब से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वी मैक्स इनटू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द Km प्लस क्या होना चाहिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ही होना चाहिए। ओके, अगर इनिबिशन होता है यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो चेंज होगा ना, क्या चेंज आएगा, वी मैक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द Km प्लस अल्फा डैश सबस्ट्रेट। यहाँ पे अल्फा केम हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा केम कब लेना है और अल्फा डैश सबस्ट्रेट कब लेना है। ठीक है, ये बात कब होती है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान। जब टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना, टर्नरी कॉम्प्लेक्स जब फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब क्या है कि इनिबिटर आफ्टर बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम के बाद इनिबिटर बाइंड हो रहा है, तो ये चीज यहाँ पे ऐसे बदल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये हो गया माइकलिस मेंटेन का वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर इसी को हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के हिसाब से रखते हैं, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के हिसाब से अगर हम इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंजमेंट क्या आनी चाहिए। सो डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में क्या होता है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में होता क्या है, हम दोनों भी ठीक है एक्सिस के ऊपर रेसिप्रोकल कंडीशन लेते हैं, मतलब 1 बाय वेलोसिटी एंड 1 बाय सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 1 बाय वेलोसिटी Km बाय वी मैक्स, Km बाय वी मैक्स, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बट प्लस में यहाँ पे कौन आएगा, अल्फा डैश वी मैक्स, अल्फा डैश क्या होगा यहाँ पे, वी मैक्स। तो ये कंडीशन यहाँ पे अराइज हो जाएगी। कंडीशन समझ में आ रही है दोस्तों, ये कंडीशन जब हम क्या करेंगे वहां पे, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट को वहां पे कंसिडर करते, तो ये कंडीशन वहां पे। अगर इसके हिसाब से अगर हम ग्राफ बना लेते, तो देखिए ग्राफ में क्या हो सकता है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया ग्राफ में, और मान लो कि ये कौन सा, वाई एक्सिस। ओके, उसके बाद ये हम एक लाइन ले लेंगे यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, एक लाइन हम यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, और इनिबिटर का जो लाइन होगा ना दोस्तों, इनिबिटर का जो लाइन होगा यहाँ पे, तो लाइन इसके पैरेलल जाएगा, ये क्या होगा, इसके पैरेलल जाएगा ये लाइन। बातें समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। देखिए, तो हम यहाँ पे दो लाइन को अलग अलग से निकालेंगे। जो डिसकंटिन्यूस लाइन है ये विथ इनिबिटर का लाइन होगा, विथ इनिबिटर का लाइन होगा, और जो ब्लू कलर में आपको रिप्रेजेंट किया है ये विदाउट इनिबिटर का लाइनिंग है, विदाउट इनिबिटर। जब हमारे पास कोई इनिबिटर नहीं है रिएक्शन में, तो ये लाइन आएगा विदाउट इनिबिटर का, और जो ये डॉटेड लाइन हमने बनाया है विथ इनिबिटर के साथ आएगा, विथ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, सॉरी अनकॉम्पिटिटिव।
अनकॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिटर होगा यह। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं ऐसे, यहाँ पे भी 2 पॉइंट बनेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या होना चाहिए, 1/Vmax होना चाहिए इंटरसेप्टिंग बाय इंटरसेप्टिंग। ये क्या होना चाहिए, α/Vmax होना चाहिए, अल्फा डैश Vmax। अल्फा कौन सा होना चाहिए, डैश वाला, अल्फा डैश Vmax को ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर। ये क्या होगा, Km का माइनस अल्फा डैश Km होगा ये, और ये क्या होगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा -1/Km को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ले लेंगे। तो ये हो गया ग्राफ किसके हिसाब से, लाइन विवेनबर्ग का डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के हिसाब से अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन का ग्राफ ऐसे आएगा दोस्तों। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने कि कहाँ पे हम क्या क्या चीजें ले रहे हैं, यही बातें इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्लोप के बारे में हम बात करें तो स्लोप क्या आएगा, हमेशा Km/Vmax ही आएगा लाइन विवेनबर्ग में, Km/Vmax ही आएगा। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। अगर इन बातों को आप याद रखते तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हम इनिबिटर का रेट कांस्टेंट अगर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेट कांस्टेंट K'(I) होना चाहिए। और K'(I) का मतलब क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द इनिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, ESI कॉम्प्लेक्स। सो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, रेट ऑफ इनिबिटर, मतलब इनिबिटर किस रेट से काम करेगा टर्निंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसका हमने रेट भी फाइंड आउट कर दिया यहाँ पे। ओके दोस्तों, तो ये बातें हो गई किसके बारे में, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन के बारे में। तो इसी के साथ हमने कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव एंड अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन को यहाँ पे खत्म कर दिया। आपको जो बातें याद रखनी है ना, तो लेक्चर के पहले में हम पहले जिन बातों को हमने बयां किया था यहाँ पे, फिर से उनको एक बार दोहराएंगे दोस्तों। ओके, तो ये बात ये थी, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में Km क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड Vmax क्या होगा, कोई भी बदलाव नहीं है। देखिए आप यहाँ पे पूरा अगर आप छानबीन कर लेते हो, Vmax कहीं पे भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपके एग्जाम के ऑप्शन में Vmax इंक्रीज होने वाला अगर ऑप्शन दे देते हैं तो मानो कि वो कौन सा मतलब ऑप्शन गलत है। ओके, ये हिंट है आपके लिए, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी इनिबिशन में, और ये इनिबिशन है, प्रमोशन थोड़ी ना है Vmax इंक्रीज करने के लिए, आइदर Vmax के ऊपर कोई इफेक्ट होगा नहीं, और होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दो कंडीशन में Vmax क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे एक कंडीशन कौन सी है जिसमें Km भी डिक्रीज होता है, Vmax भी डिक्रीज होता है, अगर तो ये बात मान लो कहाँ पे, ठीक है, अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन में। हमने जो फाइनल ग्राफ बताया था आपको, ठीक है, ग्राफ लाइन अगर इस साइड शिफ्ट होती है तो क्या होगा, ठीक है, Km क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, Km क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर Km डिक्रीज होता है तो एफिनिटी क्या होगा, एफिनिटी बढ़ेगा, एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दोनों भी चीजें एक ही कॉम्पिटिशन में क्या होती है, मतलब इनिबिशन में डिक्रीज होती है, वो इनिबिशन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो बहुत आसानी से उसको याद रखने का तरीका भी हमने आपको बताया है वहाँ पे, ठीक है। केम को याद रखने के लिए, केम का मतलब हमने बताया था कि आप कलाम साइंटिस्ट, और कलाम विच बिलोंग्स टू द कंट्री इंडिया, IND को इसके हिसाब से याद रखो, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। इसको ऊपर नीचे अगर हो गया ना तो ये गलत हो जाएगा, आपका जो हिंट कंसिडर किया। और ये DD नेशनल का जो आपने हिंट याद रख दिया था ना, DD नेशनल, तो ये उल्टा होना, उल्टा याद रखिएगा दोस्तों, DD नेशनल, डिक्रीज डिक्रीज नो चेंज, डिक्रीज नो चेंज, मतलब अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में नो चेंज, डिक्रीज होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax डिक्रीज होगा, और कॉम्पिटिटिव में उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता नहीं है। इन बातों को आप याद रखिए। उसके बाद बाकी के तो काइनेटिक्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। अब जाके बात करेंगे दोस्तों कि फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द enzymatic activity, factors affecting on enzymatic activity, factors affecting on enzymatic activity। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, enzymatic activity।
एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो हमारे पास दो फैक्टर्स है दोस्तों, दो फैक्टर, एक फैक्टर होगा हमारे पास टेम्परेचर और जो दूसरा फैक्टर होगा हमारा दैट विल बी अबाउट द पीएच। दूसरा फैक्टर कौन होगा हमारा, पीएच होगा। ऐसे दो फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे, एक होगा टेम्परेचर और दूसरा होगा पीएच। सो पहले बात करेंगे हम टेम्परेचर के बारे में, पहले बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। देखिए दोस्तों कि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई एंजाइम प्रोटीन नेचर का है, एंजाइम कौन से नेचर का है, प्रोटीन नेचर का है, तो उसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ेगा, थर्मल एनर्जी का इफेक्ट पड़ेगा ना, दैट इज अबाउट द टेम्परेचर, दैट इज अबाउट द टेम्परेचर। अगर किसी सिस्टम में मान लो कि सबस्ट्रेट और एंजाइम आपने रखे और उस सिस्टम को आपने हीट देना शुरू कर दिया या उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो इनिशियली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता है। क्या होता है, एट द रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, वहां पे रेट ऑफ कोलिजन इन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के बीच में, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के बीच में क्या होगा, रेट ऑफ कोलिजन ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होने से, ठीक है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। पर जितना रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो सकता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम सिस्टम का थोड़ा सा टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे 10 डिग्री का लॉ भी कह दिया जाता है। 10 डिग्री लॉ मतलब क्या है कि अगर आपने सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाया है तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टू फोल्ड से इंक्रीज होता है। टू फोल्ड से क्या होगा, इंक्रीज होगा। टू फोल्ड से क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये क्या बात है दोस्तों, ठीक है। टेम्परेचर अगर मान लो कि हमने सिस्टम का 10 डिग्री से बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ठीक है, दुगना बढ़ जाएगा वहां पे। बट इसको भी एक लिमिट है दोस्तों, बट एक लिमिट के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पे क्या होगा, अगर हमारे पास जो एंजाइम है और वो एंजाइम प्रोटीन के फॉर्म में, तो प्रोटीन का क्या हो सकता है, डीनेचुरेशन एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वहां पे क्या होगा, प्रोटीन या एंजाइम डीनेचर होगा। एंजाइम का क्या होगा दोस्तों, डीनेचुरेशन। अगर डीनेचुरेशन हो जाता है एंजाइम का, मतलब वो अपने हायर फॉर्म से अपने प्राइमरी फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, तो वहां पे उसके एक्टिव साइट क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अगर एंजाइम का एक्टिव साइट अगर लॉस होता है तो एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ना दोस्तों। यहाँ पे एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको जो टेम्परेचर देना है ना, तो ठीक है, डीनेचुरेशन पॉइंट के पहले अगर आप टेम्परेचर देते हो, मतलब उतना ही टेम्परेचर देते हो, मतलब जिस टेम्परेचर पे एंजाइम का डीनेचुरेशन होता नहीं, तो वो टेम्परेचर लाभदायक हो सकता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एंजाइम जिस टेम्परेचर पे अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है ना, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए कि मान लो कि हम वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, टेम्परेचर, और नहीं, वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ले लेंगे, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो कि टेम्परेचर ले लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ले लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा ना, तो दोस्तों यहाँ पे हम ग्राफ कैसा कंसीडर करते हैं, बेल शेप ग्राफ कंसीडर करते हैं। यहाँ पे कौन सा ग्राफ होना चाहिए, बेल शेप ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंजाइम शोज द मैक्सिमम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैक्सिमम रेट यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपको ज्यादा दिखाई देता है। और उस टेम्परेचर के राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या हो सकता है, मतलब इस साइड से अगर इस ओर जाओ तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन का रेट डिक्रीज होता है। और इस साइड से इस साइड में भी जाओ आप, ठीक है, मतलब मान लो कि हमारे पास के कोई एंजाइम है, एक्स एंजाइम है, अगर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर का वैल्यू अगर हम मानते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने के बाद वो एंजाइम अपना हाईएस्ट मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, वहां पे शो करेगा। अगर हम 40 से 50 की ओर जाएंगे तो रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट का डिक्रीज होगा। अगर 40 से हम 30 तक आएंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब एकमात्र ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे एंजाइम अपना हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है, तो उस टेम्परेचर को वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर कह सकते हैं दोस्तों। इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे दोस्तों, ऑप्टिमम टेम्परेचर का वैल्यू कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम
ठीक है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम के ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो हम पीसीआर या थर्मल साइक्लर में जिसका हम यूज करते हैं, उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू कितना होता है? उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू होता है 72 टू 75 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होगा? 72 टू 75 डिग्री सेल्सियस में उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू होगा। अगर इससे आप टेम्परेचर कम करोगे, इससे अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो वहां पे क्या होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। जितना 72 या 75 डिग्री सेल्सियस पे होता है उतना तो नहीं होगा ना। अगर इसे ज्यादा करते हो तो वहां पे भी क्या इफेक्ट देगा आपको? ये कम होगा। मतलब आप इस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर मान रहे हो? ऑप्टिमम टेम्परेचर का वैल्यू मान रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पे 10 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 10, 30, 40, 10, 20, 30, 40 ऐसा मान के चलेगा। कुछ डिफरेंस है यहाँ पे टेम्परेचर का। अगर इस साइड से अगर आप देख लेते हो दोस्तों इस ग्राफ को, अगर हम इस साइड से अगर ग्राफ को देख लेते हैं तो मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मान के चलेगा कि टेम्परेचर पहले कम था 10 डिग्री सेल्सियस, और 10 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे वैल्यू कितना था एक्टिविटी का? रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही था। पर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद अगर और हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो और भी क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता नहीं है। एंजाइम धीरे धीरे क्या होने लगता है? डीनेचुरेशन होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले लाइन में मतलब ग्राफ के इस ओर क्या हो रहा था? रेट ऑफ कोलिजन बढ़ रहा था। इस ओर रेट ऑफ कोलिजन बढ़ रहा था। रेट ऑफ कोलिजन कोलिजन थर्मल एनर्जी अपटेक होने के बाद सिस्टम में, तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का रेट भी क्या था? ज्यादा था। और इस ओर अगर ये घटता है, इस ओर ये अगर ये घटता है तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इस ओर अगर घट रहा है तो इसका मतलब क्या है? ठीक है। तो एंजाइम क्या हो रहा है? यहाँ पे डीनेचर हो रहा है। एंजाइम क्या हो रहा है दोस्तों? एंजाइम का डीनेचुरेशन हो रहा है। एंजाइम डीनेचुरेशन, ठीक है। ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जनरली एट अ रूम टेम्परेचर या अपनी बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है ना बायोलॉजिकल सिस्टम में, उस टेम्परेचर को सबके मैक्सिमम एंजाइम बायोलॉजिकल सिस्टम होने कैसे होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर रिप्रेजेंट है। मतलब ये बात तो हमेशा हो नहीं सकती कि हर एक एंजाइम का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर का वैल्यू एक ही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब क्या है कि इस बात को अभी समझ लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई एक अलग अलग से अब हमारे पास एंजाइम है। एक एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक दूसरा, और यहाँ पे मान लें कि हम तीसरा कोई एक एंजाइम है। एक्स एक्सिस था हमारे पास और यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? वाई एक्सिस। सो अगर हम यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस ले लेंगे, मान लो कि हमारे पास तीन अलग अलग एंजाइम है। ए रिप्रेजेंट करेगा बी और ए रिप्रेजेंट करेगा सी एंजाइम को। तीन अलग अलग हमारे पास एंजाइम के ग्राफ है। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर का रेंज ले लेंगे। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अगर लेते हो, और इस साइड में वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन को ले लेते हो, तो क्या यहाँ पे सभी के सभी एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू कांस्टेंट है? क्या नहीं है? कांस्टेंट टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है। अलग अलग टेम्परेचर के वैल्यू पे एंजाइम अपना ऑप्टिमम एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? डिफरेंट होता है। और अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि किसी दो एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू भी क्या हो सकता है? एक आ सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू भी क्या हो सकता है दोस्तों? एक आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है ऐसा नहीं, हमेशा से ये डिफरेंस हो ऐसा भी नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर के बारे में जिसका नाम है पीएच। जिसका नाम क्या है दोस्तों? पीएच। पीएच के बारे में बात करते हैं, पीएच के बारे में। सो हाउ डज द पीएच अफेक्ट ऑन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी? पीएच एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों कि हम मानते हैं कि एंजाइम अगर प्रोटीन है, एंजाइम अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन में क्या होने चाहिए? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड हमारे पास कई तरह के होते हैं। जैसे कि मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड भी होते हैं हमारे पास और निगेटिवली चार्ज भी अमीनो एसिड उस एंजाइम के अंदर या प्रोटीन के अंदर हो सकते हैं। तो
पीएच का इफेक्ट जो होता है ना, मतलब क्या है कि प्रोटीन के, मान लो कि ये प्रोटीन है हमारे पास, मान लो कि ये प्रोटीन है और प्रोटीन के सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में H प्लस एंड OH माइनस का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, इस एंजाइम के ऊपर हो सकता है। किसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा, इस एंजाइम के ऊपर इफेक्ट होता है। फ्री H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन का इफेक्ट किसके ऊपर होगा, इस एंजाइम के ऊपर होगा। मतलब क्या है कि एंजाइम का चार्ज क्या हो सकता है, एंजाइम का चार्ज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर एंजाइम का चार्ज चेंज हो सकता है तो एंजाइम का एक्टिविटी भी क्या होगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। एंजाइम का एक्टिविटी भी क्या होगा, चेंज हो सकता है। मतलब क्या है, चार्ज चेंज होने के बाद एंजाइम का एक्टिविटी क्यों चेंज होगा, क्योंकि वहां पे अगर चार्ज चेंज होता है तो वहां पे एंजाइम का स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन भी क्या होगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर एंजाइम का स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन चेंज होता है तो उसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो सकती है। एक्टिविटी भी क्या हो सकती है, उसके चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच वैल्यू भी बन सकता है ना दोस्तों, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर बन रहा था वैसे भी क्या होगा, यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच का वैल्यू भी हो सकता है। ऑप्टिमम पीएच वैल्यू भी हम यहाँ पे कंसिडर करा सकते हैं, ऑप्टिमम पीएच का वैल्यू। सो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू का मतलब क्या होगा, एट, ठीक है, एंजाइम अपना हाईएस्ट रेट ऑफ एक्टिविटी जिस पीएच पे दिखा रहा है ना, उसी पीएच को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। जैसे कि इस एग्जांपल में हम बात करेंगे, और इसका ग्राफ भी हम कैसे दिखाएंगे दोस्तों, इसका ग्राफ भी हम कैसे दिखा सकते हैं, बेल शेप ग्राफ दिखा सकते हैं। ग्राफ कैसे होगा, यहाँ पे भी बेल शेप ग्राफ हो सकता है। मान लो कि एक एक्सिस है और यहाँ पे कौन है, वाई एक्सिस है, पहले के जैसा रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे पीएच का वैल्यू रिप्रेजेंट किया। मान लो कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पीएच एंजाइम कैटालेज के बारे में, मान लो कि ये कैटालेज एंजाइम के लिए क्या है, कैटालेज एंजाइम के लिए क्या है, ठीक है, ग्राफ पॉइंट है। और यहाँ पे कैटालेज का एक्टिविटी, ऑप्टिमम एक्टिविटी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मान लो कि ऑप्टिमम एक्टिविटी एट द पीएच 7.6 पे, किस पे, 7.6 पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो कि 6 वैल्यू है, यहाँ पे मान लो कि 5 वैल्यू है और यहाँ पे आइएगा, इसके आगे भी आप जा सकते हो, 8 की ओर, 9 की ओर, यहाँ पे पीएच आगे आगे बढ़ते जा रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी अभी कि एंजाइम कैटालेज शोज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी एट द पीएच 7.6। इस पॉइंट को मतलब हम मानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट है, पिक पॉइंट है यहाँ पे, जिसके ऊपर एंजाइम अपना हाईएस्ट एक्टिविटी क्या कर रहा है, शो कर रहा है ना। दोनों इसके इस तरफ और उस तरफ क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर एक्टिविटी तो डिक्रीज हो रहा है ना, एक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो पीएच का वैल्यू होता है ना, इसी पीएच वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच, इसी पीएच वैल्यू को क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, वेयर द एंजाइम शोज इट्स, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ एक्टिविटी, या मैक्सिमम एक्टिविटी का रेट वहां पे एंजाइम शो करता है। सही बात है ये। उसके पहले और उसके बाद, उस पीएच के बाद वहां पे एक्टिविटी क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा कम दिखाई देगा आपको, ये बातें तो हो सकती है। उसके बाद और एक सवाल है, क्या हर एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच वैल्यू एक हो सकता है क्या, नहीं। अनफॉर्चुनेटली किसी 2 या 3 एंजाइम का ठीक है ऑप्टिमम पीएच वैल्यू सेम हो सकता है, जैसे कि फ्यूमरेज एंड राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, उनका ऑप्टिमम पीएच वैल्यू कितना है, 7.8। जैसे कि हमने क्या बताया कि एंजाइम फ्यूमरेज, फ्यूमरेज एंड राइबोन्यूक्लियेज, इन दो एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच वैल्यू कितना है, 7.8। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है ऐसा कि दो एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच वैल्यू सेम आ जाए। तो कैटालेज का कितना बना है, बताया था हमने, कैटालेज एंजाइम जब भी एक्टिविटी करता है तो ऑप्टिमम पीएच का वैल्यू कितना बताया था, 7.6, 7.6। अब मान लो कि हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, पेप्सिन का कितना होना चाहिए ऑप्टिमम एक्टिविटी, 1.5 पीएच पे वो अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अर्जिनेज एंजाइम का क्या होगा, ठीक है, अर्जिनेज एंजाइम, अर्जिनेज एंजाइम उसका ऑप्टिमम पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है, 9 पॉइंट के ऊपर आएगा, 9.78 के पास आता है। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम व्हिच शोज देयर ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज, उनका ऑप्टिमम पीएच वैल्यू हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो
एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच वैल्यू इन दोनों का सेम है, बट बाकी के लोगों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कंक्लूजन यही होना चाहिए कि किसी भी मतलब एंजाइम का, डिफरेंट एंजाइम्स का ऑप्टिमम पीएच वैल्यू सेम हो भी सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, ये बात हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, हम जो एंजाइम के एक्टिविटी के ऊपर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एक फैक्टर हमने बोल दिया था पीएच, और दूसरा फैक्टर हमने बोला है क्या, ठीक है। सो ह्यूमन बॉडी या सेल्स के अंदर जनरली ऑप्टिमम पीएच का वैल्यू कितना होना चाहिए, 7.2 के हिसाब में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बॉडी का जो ब्लड का जो पीएच आता है ना, बॉडी फ्लूइड का पीएच, तो उसके हिसाब से उनका मैक्सिमम एक्टिविटी होना चाहिए। अगर आप, ठीक है, कि पीएच को थोड़ा सा अल्टर करते हो ना, तो उस पर क्या होगा, एंजाइम के चार्ज के ऊपर डिफरेंस आएगा, एंजाइम का डीनेचुरेशन हो सकता है, और डीनेचुरेशन अगर एंजाइम हो जाएंगे तो वो काम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए उनको ऑप्टिमम पीएच वहां पे मिलना जरूरी होता है, जिसके मतलब जिसके हिसाब से वो अपने खुद का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, चार्ज एंड स्ट्रक्चर बैलेंस कर पाए, उसके साथ उसका एक्टिविटी भी क्या दिखा पाए, मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा पाए, वही बात होती है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में। सो वी आर डीलिंग विद द रेगुलेटरी एंजाइम्स। रेगुलेटरी एंजाइम्स, इसमें हम पहले बात करेंगे अलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में। रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मुझे 1 मिनट का समय दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे।